राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी। सरकार और तमाम संगठन यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वोटिंग ज़्यादा हो। इसके लिए तमाम अलग अलग तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सदगुरु श्री रतेश्वर जी महाराज। इनसे समझते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक यात्रा निकाली है, शुरू कर रहे हैं कि जिससे मतदाताओं को जागरूक किया जाए। राजस्थान में वोटिंग बहुत कम होती है और ये बहुत ही चिंता का विषय भी रहता है। तो इस बार आपका जो आगमन हुआ है, इसके दौरान जो चीज़ें बदलेंगी, क्या होंगी, क्या रहेगी रणनीति? काफ़ी कम 55% के आसपास मतदान रहती है और ये चिंता का विषय है कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ जिसे भक्तों का प्रदेश कहा जाता है, वीरों का प्रदेश कहा जाता है और भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो हमारा सबसे बड़ा महापर्व है। और पर्व तो ऐसा होता है कि सेलिब्रेशन है, चलिए एक दिन ना भी मनाएं तो चलेगा, पर ये ऐसा पर्व है कि 5 साल बर्बाद कर देता है या तो 5 साल ठीक कर देता है। तो जब हमारे जीवन, हमारे लॉ एंड ऑर्डर, हमारे बच्चों की व्यवस्थाओं को, शिक्षा, हमारी संस्कृति, सबको प्रभावित करने वाली ये सत्ता का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में आता है, इसके प्रति भी लोग इग्नोरेंट हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी साक्षरता है भारत में, पर एजुकेशन नहीं है। नहीं तो जागृत राष्ट्र वोटिंग जरूर करते हैं अपनी अच्छी सत्ता के लिए, आने वाली अच्छी पीढ़ियों के लिए। मैं राजस्थान में इसीलिए आया हूँ कि राजस्थान में जो मतदान का दर बहुत कम है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। इसके लिए हमने ये मतदाता जागरण यात्रा बहुत व्यापक तौर पर निकाली है, जिसमें युवाओं से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों, प्रोफेशनल के जो लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी लोग हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से स्वयं तो मतदान करें ही, और जो भी थोड़ा जागरूक हैं तो दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, वो दूसरों को भी जागरूक करें। ऐसा एक हम योजना लेकर के आए हुए हैं और इसी के लिए कल हमारा जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली कहें या यात्रा कहें, मतदाता जागरण यात्रा, उसको हम निकालेंगे और उस माध्यम से राजस्थान में ये बिगुल फूंकी जाएगी कि 25 नवंबर को बहुत ज़ोरदार वोटिंग यहाँ पर हो। आप सभी राज्यों में जाते रहते हैं, राजस्थान में ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो चुनौतियां लगती हैं राजनीतिक दलों को भी लग रही हैं कि इस बार टिकट घोषित नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से हर दलों में बगावत हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। भाजपा का लगातार ये आरोप रहता है कि यहाँ तुष्टीकरण हो रहा है, कांग्रेस अपनी बातें कर रही है। आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है वाकई में? देखिए, राजनीति है, सत्ता साधन है लोगों की सेवा करने का। उसके लिए भारतीय संविधान के तहत पंजीकृत बहुत सारे दल हैं, भारत के ही लोग हैं। अपनी अपनी नीतियां बनाते हैं, नीतियां बनाकर जनता के बीच आते हैं और जनता को जिनकी नीतियां पसंद आती हैं उनकी सरकार वो बना लेते हैं। अब इसमें भी बड़ी बात है कि कभी कभी ग्लूकॉन डी की तरह इंस्टेंट नीतियां बना करके, तात्कालिक लाभ दे करके, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भारत को नुकसान होने वाला है या राजस्थान को, यहाँ की जनता को नुकसान होने वाला है, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो मनुष्य के एजुकेशन के कमी के कारण हम तात्कालिक लाभ तो देखते हैं, पर हम लंबे लाभ को नहीं देख पाते, क्योंकि आगे चल कर के चीज़ें खोखला हो गई तो राजस्थान या हमारे देश को बचाना मुश्किल होगा। अब ये टिकट इत्यादि तो राजनीतिक दलों का मामला है, वो क्यों नहीं बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सहमत का खेल चल रहा है, कौन पहले देगा कौन बाद में देगा और कितने दिन में वो चुनाव लड़ेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में वर्ष पहले घोषणा कर देना चाहिए कि ये हमारे प्रत्याशी हैं। अब उस प्रत्याशी का अगर ज़बरदस्त विरोध हो लोगों के बीच में, तो राजनीतिक दलों के पास मौका भी होना चाहिए कि नहीं साहब, ये तो जगह जगह इनका बहुत विरोध है, तो एक अच्छे व्यक्ति को चुन के दे सकते हैं। आनन फानन में 2 दिन पहले, 5 दिन पहले टिकट देते हैं और फिर जनता के पास वही मजबूरी है कि इन्हीं में से किसी को चुनना है, तो फिर वो चुन लेते हैं। मुझे लगता है स्वस्थता के लिए ये टिकट इत्यादि पहले बट जाए तो जनता को भी सुविधा होती है और अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में प्रत्याशी को भी सुविधा होती है। आने वाले समय में अगर राजनीतिक दल ऐसा कर पाएँ तो राष्ट्र का भी मंगल होगा, लोगों का भी मंगल होगा। कांग्रेस सरकार ने एक यहाँ पर गारंटी दिया है 2 दिन पहले कि गोबर, गाय के गोबर, भैंस के जितने भी पशुओं के हैं उनके खरीदे जाएंगे।
आप ये छत्तीसगढ़ में इसके लिए योजना बनाई गई, भारत सरकार ने गोवर्धन नीति पूरी लाई। आपको इसको देखने के बाद क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस भी उन सारे मुद्दों को लेकर के आना चाहती है जिन मुद्दों पर पहले बीजेपी चुनाव लड़ती थी, या एक अलग तरीके की रणनीति हो सकती है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो है मानसिकता में परिवर्तन हुआ है जनता का, और जनता राष्ट्रवाद के ऊपर, संस्कृति के ऊपर और वास्तविक धर्म के ऊपर में भी वोट देना प्रारंभ की है। भारत प्रथम हो, राष्ट्र प्रथम हो, इस बात पर लोगों ने अब वोट देना प्रारंभ किया है। तो कोई भी दल होगा अगर इन सब चीज़ों को नहीं मानेगा तो हाशिए पे चला जाएगा। तो हाशिए से पुनः मुख्यधारा में आने के लिए जनता के द्वारा लाई गई नीतियों, जो जागरण आया है जनता में पिछले 10-15 सालों में, आई तो है जागरण, तो उसके अनुसार दलों को बदलना पड़ रहा है। पर जनता को ये भी देखना पड़ेगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा किसी पर, जनता देख समझकर वोट दे कि ये तात्कालिक तौर पर परिवर्तन है या हृदय में परिवर्तन है। अगर हृदय में परिवर्तन है, राष्ट्र के प्रति सोच है, तो बड़ी अच्छी बात। सभी दल तो अपने ही हैं, सभी तो भारत के ही हैं। परंतु अगर तात्कालिक तौर पर किसी और योजना के तहत छोटी छोटी योजनाओं का नाम लेकर और दिल में कुछ और हो, तो फिर ये जनता को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक चिंतनशील मनुष्य के नाते मैं भी इस पर विचार करता हूँ, और शायद प्रत्येक व्यक्ति इस पर विचार करता होगा। तो गोबर खरीदने की जहाँ तक बात है, वो छत्तीसगढ़ में भी थी, छत्तीसगढ़ में भी अब नीतियाँ तो आप अच्छे ला सकते हैं, इसका विरोध तो हम नहीं कर सकते कि गोबर खरीदना बुरी बात है, अच्छी बात है, खरीदें। पर क्या वो आम जनता तक पहुँच पाती है? क्या शासन की इतनी सुदृढ़ नीति है भ्रष्टाचार के इस युग में कि वो जनता तक पहुंच पा रही है? और उस गोबर के खरीद, वहाँ भी अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि गोठान में कुछ ये हुआ वो हुआ। तो नियम बनना अलग है और उसका पालन होना अलग है। अगर लोग वही हैं, लोगों की नीयत ठीक नहीं रहेगी, तो नियम भी बना करके पालन कौन कराएगा? भूमि तक ले कौन जाएगा? अंतिम व्यक्ति तक लोग ले कौन जाएगा? तो इसके लिए ईमानदार, राष्ट्रवादी और अच्छे लोगों का होना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि सारे दल में अच्छे लोग रहें और अच्छा काम करें भारत के लिए। जिस तरीके से आप प्रचार करेंगे, मतदान बढ़े, चीज़ें अच्छी हों, सब कुछ बढ़िया हो जाए। पिछले 5 सालों से लगातार यही चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी आज ये हुए, कल चले जाएंगे, परसों वो आएंगे। अब जब चुनाव आ गया है तो चेहरे की चर्चा बड़ी हो रही है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान के हिसाब से किसको लाया जाना चाहिए जो राजस्थान को सुरक्षित रख सके और बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ा पाए? देखिए, लोग कह देते हैं कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी का आंतरिक मामला देश के ऊपर भारी पड़ेगा क्या? देशवासियों के ऊपर भारी पड़ेगा? ये लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। लोकतंत्र में जनता के लिए सब कुछ किया जाता है। पार्टी का अंदरूनी मामला कह के जनता के ऊपर भारी नहीं पड़ा जा सकता। अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल लीडरशिप, ये तो विकास को प्रभावित करती हैं, योजनाओं को प्रभावित करती हैं, और वो बड़े स्ट्रांग नहीं होते। अगर आपकी कुर्सी पर खतरा हो, हर समय तलवार लटकती रहे, तो आप जनता की रक्षा करोगे कि कुर्सी की रक्षा करोगे? तो कुर्सी की रक्षा में ही समय चला जाता है। तो राजनीतिक दलों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप जैसे प्रत्याशी पहले घोषित करें, वैसे अगर मुख्यमंत्री आपने किसी को बना दिया तो फिर एक मौका रहे उनके पास अच्छा काम करने का। और नहीं लगे 1 साल में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उतना दम रखना चाहिए कि आपको जनता के लिए लाया गया था, आप अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, आप अब लीडरशिप में नहीं हैं, आप दूसरा काम करें। तो दम भी नहीं होती। वो सांप बिल्ली का खेल, सांप छुछुंदर का खेल चलता रहता है, अब गए अब आए, अब गए अब आए। अब इसमें ज़रा देखिए कि सारी मीडिया व्यस्त रहती है, जनता इसी में व्यस्त रहते हैं, अधिकारी इसी में व्यस्त रहते हैं, तो प्रोग्रेस कहाँ रह जाता है? फिर अचानक चुनाव आता है और धड़ाधड़ हम घोषणाएं करना शुरू कर देते हैं, ये देंगे ये देंगे ये देंगे, इस बार आएंगे तो ये करेंगे ये करेंगे। और पिछले 5 साल में जनता तक क्या चीज़ें पहुँच पाई? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक पहुँच पाया? किसी भी प्रदेश के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतदाता के जागरण के, राष्ट्र के पक्ष में हूँ। अगर राष्ट्र के पक्ष में खड़े होने पर कोई किसी दल से मुझे करीब देखता है, तो इसका अर्थ है वो भी शायद राष्ट्र के करीब उसको मानता होगा, उस दल को। ये उनका समस्या है या उनका आकलन है। मैं राष्ट्र के पक्ष में काम करने वाले हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, हर दल के साथ खड़ा हूँ। तो ये अनस्टेबिलिटी जो है वो किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं हो सकती। स्टेबल मुख्यमंत्री, स्टेबल सरकार
और फिर स्टेबल चिंतन हो और स्टेबल विकास हो, यही हो सकता है। ये पिछले 5 सालों में आप लोगों ने भी देखा होगा, अनस्टेबल तो रहा ही है और ये अच्छा नहीं होता है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे है कि क्या संदेश देंगे राजस्थान की जनता को? अगले महीने चुनाव है, अगले महीने मुख्यमंत्री उसके अगले महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी दूसरे किसी को बदली जा सकती है या जो जिसको दिया जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका क्या संदेश है राजस्थान की जनता के लिए? राजस्थान की जनता के लिए एक ही संदेश है कि तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर और इंस्टेंट ग्लूकॉन डी की तरह एनर्जी को न लेकर लॉन्ग टर्म में अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने राजस्थान के लिए, अपने राज्य के लिए कैसे समुचित विकास हो सकता है, और दोनों विकास, आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास, सांस्कृतिक विकास और ये बाजार का विकास, सब जिससे जीवन में शांति हो, आनंद हो, लॉ एंड ऑर्डर बहुत तगड़ा हो, कानून का राज हो और वो कानून आध्यात्मिक दिशा में जाने में हमारी मदद करे और हम सभी लोग आनंदित और शांत रह सकें, हमारी प्रसन्नता में वृद्धि हो सके। जहाँ धार्मिक लोगों की हत्याएं होंगी, धर्म के नाम पर हत्याएं होंगी, वो राज्य या राष्ट्र कभी सुरक्षित और सुखी नहीं हो सकता। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए तगड़ी सरकार को लाने की ज़रूरत है, जो लॉ एंड ऑर्डर जिसके भीतर क्षमता हो निर्णयों को लेने का और अनस्टेबिलिटी ना हो, हम रहे कि हम गए कि हम अब आए, बल्कि स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल नीति, राष्ट्र सर्वोपरि की नीति, नेशन फर्स्ट की नीति, संविधान के तहत चलते हुए धार्मिक जीवन जीने की कला जो मनुष्य या दल सिखाए, उस दल के साथ हमें खड़े हो जाना चाहिए और खुलकर वोटिंग करनी चाहिए और अच्छी सरकार को और अच्छे मुख्यमंत्री को राजस्थान में लाना चाहिए। तो ये सारी बातें राजस्थान चुनाव को लेकर के हमारी हुई हैं और सद्गुरु जी का कहना है कि यहाँ पर राष्ट्र, देश और प्रदेश को ध्यान में रख करके वोटिंग करनी चाहिए, न कि छोटे स्वार्थ और छोटे लाभ के लिए।